नो डिस्कवरी ऑफ ATGC, नो डिस्कवरी ऑफ DNA RNA, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था। साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे, जैसे डार्विन ने कहा, देयर वाज अ डार्विन पीरियड, फिर लैमार, है ना, सबने स्पीसीज की अलग अलग डेफिनेशन दी। फिर नियो डार्विनिज्म, कल हम रविका से बात ही कर रहे थे, अर्शिका से, है ना, कि नियो डार्विनिज्म कल हम पढ़ेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट वही है कि हाउ स्पीसीज अराइजेस एंड विच स्पीसीज इज गोइंग टू एक्सटिंक्ट, और कौन सी स्पीसीज सरवाइव करेगी। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया था? डार्विन ने, ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उन्होंने दिया था, बस वो रीजन नहीं पता था उनको क्या है। तो बाद में पता चला कि एक्चुअल में जो इवोल्यूशन है, पहले इन्होंने टर्म दिया था कि इवोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रोसेस, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे व्हाट इज दैट नेचुरल प्रोसेस। बाद में पता चला कि इवोल्यूशन इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस, रादर देन दिस इज ए न्यूट्रल प्रोसेस। अब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई लोगों को समझने में कि व्हाट इज दैट, व्हाई नॉट नेचुरल, व्हाई न्यूट्रल प्रोसेस। अब जैसे हमारे देश में केजरीवाल की भरमार है ना, राहुल गांधी की भरमार है, लाखों उनके समर्थक हैं। वो फॉरेन कंट्री में या एडवांस कंट्री में नहीं होता है, वहाँ किसके समर्थक होते हैं? वो साइंटिफिक होते हैं। तो दैट्स वाई नई नई चीजें इवॉल्व होती हैं। यहाँ पे खाली पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है, बिकॉज कि हाउ टू विन द वोट बैक। यहाँ पे न्यूट्रल प्रोसेस को डिस्कवर किया गया, एंड इन द न्यूट्रल प्रोसेस दे वर एग्री कि अगर मान लो एक सीक्वेंस है ATGC, ठीक है ना, और हमने या किसी भी इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से G वॉज चेंज यार म्यूटेटेड, बट एज ए रिजल्ट अब हुआ क्या? अगर मान लो ये म्यूटेशन हुआ किसी स्पीसीज में, and the species is more fit, species is more fit as compared to earlier one। तो अब इसको क्या बोलोगे? एक तो हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं हुआ, देयर वाज नो हार्मफुल इफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस, रादर देन अभी क्या हुआ? मोर फिटनेस, यानी स्पीसीज सर्वाइवल गॉट द एडवांटेज। तो इसको इवोल्यूशन का पार्ट बना दिया गया। This is the part of evolution. Why they are fit? Because they are more evolved, है ना, more distinct, है ना, more adaptive। तो इसको कहा गया कि न्यूट्रल प्रोसेस, नेचुरल नहीं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स था? नेचुरल फोर्स था यहाँ पे, मीन्स हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन यहाँ पे था। जब हार्श कंडीशन था तो देन व्हाट हैपेंड? म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन की क्लासेस में भी हम नहीं जा रहे हैं, आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो बट म्यूटेशन से क्या प्रॉब्लम हुई या क्या एडवांटेज हुआ? द स्पीसीज वेयर मोर फिट। व्हाई दे वेयर मोर फिट? बिकॉज दे नाउ बेटर एडॉप्टेबल इन द हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन तो अब भी है यहाँ पे, हार्श कंडीशन तो खत्म नहीं हुआ ना, बात समझ गए व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? दीपांशी, अक्षिका, टेल मी। अच्छा सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर। व्हाइट बोर्ड का मैजिक यही है मिटा दो पूरा देखो व्हाट आई एम सेइंग कि सपोज दिस इज ए इन्वायरमेंट, यहाँ पे क्लाउड है, सनलाइट है, राइट, एंड देयर इज वन स्पीसीज विच इज स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल। तो बिकॉज ऑफ हार्श कंडीशन, ठीक, नाउ देयर इज ए जेनेटिक चेंज। अभी आप समझे जेनेटिक चेंज मतलब ATGC। इसीलिए मैंने स्लाइड नहीं चलाई आज, है ना, क्योंकि जब तक तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो मेरे स्लाइड चलाने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज द समरी ऑफ ऑल 48 स्लाइड्स। तो मान लो जेनेटिक चेंज में क्या हुआ? वन सीक्वेंस गॉट म्यूटेटेड, ठीक, बोलो,
हो गया म्यूटेशन, राइट? अरे यस और नो बोलो तो। अब इसका दो बेनिफिट हो सकता है, या तो ये हाँ या Yes. तो हार्मफुल हो, बाकी Yes, समय sir. बच्चा बन जाए करो। दिवांशी को कितना है ना अजीब सा लग रहा होगा। हाँ हाँ सर, तभी मजा आता है। तब मुझे हाँ पता है, अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, यस अगर स्टूडेंट्स का यस, रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो यही एनर्जी मैं नहीं कह रहा आती हूँ है, कि पता है ऑलवेज मुझे। बी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ अब या तो ये रिस्पॉन्स हार्मफुल हो सकता है या तो एडवांटेजेस हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन दे आर सेइंग कि अगर मान लो ये हार्मफुल होगा तो दिस विल नॉट बी कैरिड आउट, है ना? कोई भी हार्मफुल इफेक्ट होगा तो वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में कैरी नहीं होगा। अगर एडवांटेज है तो दे विल पास टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना? हाँ नेक्स्ट जनरेशन पास होगा, बट वही मैं कह रहा हूँ कि हार्श कंडीशन विल बी सेम। Yes. Harsh condition is now same, but because they are advantageous, so now this same species is now feeling more comfortable, more fit. ठीक है? They are more fit and more comfortable. ठीक है जी? राइट? तो ये कहते हैं कि दिस इज ए न्यूट्रल, Yes, sir. नॉट नेचुरल इवोल्यूशन, है ना? ये कहते हैं नेचुरल। Okay, तो पहले sir. मानते थे डार्विन के समय में, लेमार्क के टाइम पे, बट ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स लाइक म्यूटेशन, है ना? तो म्यूटेशन वाज द मेजर कॉज ऑफ स्टेबल चेंज और मोर फिटनेस और कॉज ऑफ evolution. That's why this was called as the molecular evolution. Just एक minute. Molecular evolution. सर न्यूट्रल इवोल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन सेम ही है क्या? इसलिए कह रहे हैं कि कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, न्यूट्रलाइज है। ओके। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन ब्रॉड टर्म है, न्यूट्रल इवोल्यूशन चेंजेस जो आ रही है स्पीसीज के अंदर। तो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की बेसिस पे अब पहले जो इन्होंने निकाला था ट्री डायग्राम, है ना, ऐसे ऐसे करके, दैट वाज मच डिफरेंट when molecular evolution was taken into account. ठीक है, this was taken into account, this was a much difference based on that. So I think now it's a clear what is the neutral evolution, what is the molecular evolution. molecular evolution का टूल बताऊंगा, वो सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है ना? जेनेटिक चेंजेस कितने तरह के होते हैं, कहाँ पे ज्यादा एडवांटेजेस है, हाउ दे आर कैरिड इन इवोल्यूशन, एंड ये माना जाता है कि स्पीसीज यानी नेक्स्ट जनरेशन विल कैरी ओनली दोज म्यूटेशन दैट आर मोर एडवांटेजियस एंड दैट आर मेकिंग द प्लांट्स और एनिमल मोर फिट। आप प्लांट्स में भी ये चीज देख सकते हो, है ना? मोर इवॉल्व, हम कहते हैं ना, मोर इवॉल्व स्पीसीज, मोर इंटेलिजेंट स्पीसीज, है ना, मोर फिट स्पीसीज। अभी कोरोना ने क्या कर दिया? कोरोना, बिकॉज ऑफ कोरोना नाउ यू विल सी द नेक्स्ट जनरेशन वही सर्वाइव करेगा जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी दे विल बी द पार्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन।
एलिमिनेट हो जाएंगे सीधे सीधे, एलिमिनेट हो जाएंगे सर। है ना। हाँ, वो न्यूट्रल सोल्यूशन। नेचुरल ये व्हाट इज सिलेक्शन नहीं मॉलिक्यूलर होगा। इवोल्यूशन? whenever you are giving importance to the DNA of the organism, है ना, in designing the population structure, geographical variation, phylogeny, then only we can say this is a molecular evolution, because molecular means we are talking about at DNA level, a different organism, but all the evolutionary process now we are watching in the term of DNA. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज द सीक्वेंस and this is the mutation. Red color you can see this is the mutation. So mutation all we know कि how they are going to arise, है ना, and what is the ultimate effect over the organism, right? मॉस्किटो को जैसे ले लें, DDT स्प्रे किया गया, now the all those mosquito which are not adaptable to that condition, है ना जी, तो they vanish. अब DDT के बाद जो मॉस्किटो बचे, नाउ दे आर मोर फिट टू इन्वायरमेंट। अब DDT का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, राइट। तो व्हाट वी आर सेइंग इन द नटसेल कि द मैकेनिज्म बाय व्हिच सच ए म्यूटेशन इज देयर दैट चेंजिंग देयर प्रोटीन, है ना, देयर प्रोटीन लेवल, एंड दे आर मेकिंग देम मोर फिट इन द करंट सिनेरियो। ओके, सो दिस चेंजेस, दिस म्यूटेशन is now going to convert into the new gene type. अभी जब new gene बन गया, then only they can pass to next generation, and that is more advantage in the selection of the organism. Clear? अभी clear हो रहा है स्लाइड? अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया एक पेज में, तो आई थिंक दैट विल बी मोर हेल्पफुल। नाउ डार्विन, हाँ, डार्विन के विषय में पता है आपने उन्होंने क्या कहा था? He was very close to that molecular evolution, लेकिन क्योंकि molecular evolution को उस टाइम पर डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो he was not able to conclude that. न्यूट्रल थ्योरी किसने दिया? He was the very intelligent person. इनको आप प्यार से जानते भी हो, मोटू। इंडिया में बड़ा पॉपुलर टर्म है मोटू, मोटू किमूरा, है ना, किमूरा। तो ये गाना भी बड़ा पॉपुलर होता, हाय रे मेरी मोटो, है ना। तो आजकल लड़कियां मोटी होती जा रही हैं, तो इस करके किसी शायर साइंटिस्ट ने, है ना, किसी साइंटिस्ट शायर ने, उल्टा कह सकते हैं ना, कि उसने अपनी साइंटिफिक इंटेलिजेंसिया डाल दिया गाने में, हाय रे मेरी मोटो। सर मास्टर्स में हम लोग का न्यूट्रल थ्योरी था, और इस नाम से हम लोगों ने बहुत मतलब मजाक बनाया था। तो अब देखो जो भी स्टोरी ये सुनेगा तो उसको याद रहेगा, मोटू किमूरा, है ना। तो अक्षिका भी अपने क्लासमेट्स का नाम रखेगी किसी न किसी का कल से, उनको बुलाएगी मोटू किमूरा। ठीक है ना। चलो, तो नाउ यू कैन सी कि बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी बेस्ड ऑन द 16S RNA पे, ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था, आई थिंक 2020 में भी रिपीट हुआ था, कि जो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी बनाते हैं बैक्टीरिया आर्किया, यू आर्किया की, तो दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? दैट इज बेस्ड ऑन 16S, राइट, 16S RNA, ये नोट कर लेना, दैट इज बेस्ड ऑन द 16S RNA, एंड कार्ल वूज रीडिफाइंड दिस डोमेन अगेन। तो पहले ये क्लासिफिकेशन था, फिर बाद में ये वाली क्लासिफिकेशन आ गई। तो ऑल द टाइम मेनी थिंग्स चेंजेज एज ए कॉन्सेप्ट इवॉल्व। 16S RNA से कहानी कुछ और ही नजर आने लगी। क्या कहानी नजर आई? डायग्रामेटिक कंपैरिजन में यू कैन सी बैक्टीरिया में क्या था, ऑल, है ना, ये ज़्यादा क्लियर नहीं है डायग्राम, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में होगा क्लियर। तो टू रिकवर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फ्रॉम अमीनो एसिड चेंज or nucleotide sequence change, a rigorous model of molecular evolution are required. ठीक है जी। Okay, so then there was a discussion over this functional versus evolutionary biology, कि functional versus evolutionary biology में molecular बायोलॉजी को बात करना कितना फिट बैठेगा, है ना। तो हमारे यहाँ तो मारपीट के उत्तर आते हैं, इस लेवल की पॉलिटिक्स होती है, साइंटिफिक तो कोई एटीट्यूड ही नहीं है।
केजरीवाल पेटेंट के बारे में कहते हैं कि सबको बांट दो। तो यहाँ पे गंवारों भरमा रहे हैं, इसलिए हमारी जो यंग जनरेशन है, दे शुड बी वेरी अलर्ट, बिकॉज दीज आर इलिटरेट पीपल हु आर सिटिंग ऑन द टॉप, दे आर मिसगाइडिंग एक्चुअली, है ना, दे आर टॉकिंग ऑलवेज नॉनसेंस, even they are not inheriting the good things from the world culture, they are pushing our Indian culture, advanced culture into the dark phase. तो हमने फॉलो नहीं करना है जो भी जागरूक लोग हैं. All these are the dark people, believe in the murder and all that nuisance. Yes sir. वो साइंटिफिक बात ही नहीं करेंगे कभी भी, कोई सोल्यूशन उनके पास नहीं होता है ऑलवेज. हाँ, तो ये स्टेटमेंट आने लगे साइंटिस्टों के, जैसे ट्विटर अगर आप देखोगे तो आप एक दिन में बीमार पड़ जाओगे अगर आप ट्विटर देख लोगे रियली में, है ना. ट्विटर इज सच ए डेंजरस सोशल मीडिया. मैंने इतना टॉक्सिक सोशल मीडिया कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, मैंने तो क्विट कर दिया. फेसबुक थोड़ा सा है टॉलरेंट, चलो भाई चल जाता है काम. सबसे अच्छा है साइंटिफिक के लिए कौन सा बताओ? लिंक्डइन. आप लिंक्डइन पे जाओ, ऑल द साइंटिस्ट आर देयर. नॉनसेंस को तो समझ ही नहीं आएगी, केजरीवाल वहां नहीं मिलेंगे. है ना, या वहां एक भी बंदा जिसको आप नापसंद करते हो पॉलिटिकल सिनारी में, एक भी बंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको समझ नहीं आती साइंस क्या है, साइंस की एबीसीडी. अब जिनको बायो की BIO नहीं आती थी, वो आज CDC की बात कर रहे हैं, वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं. वैक्सीन में अगर उनको पूछो कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वैक्सीन, दे विल नॉट टेल यू. कैसे डिस्कवरी हुई, व्हाट इज द पेटेंटिंग, लाइसेंसिंग, ऑल दे डोंट नो. जस्ट वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ट्विटर पे फटाक से पोस्ट कर देते हैं. और न्यूज़पेपर कौन लिखता है? 12th पास बंदा जिसने मास कम्युनिकेशन में किसी तरह कर लिया कोर्स. अब जिसका कहीं साइंस में ठिकाना नहीं लगता है, वो कहाँ जाते हैं? मास कम्युनिकेशन कर लिया, जर्नलिज्म कर लिया, आर्ट कर लिया, है ना. वो दिन भर माइक लेके खड़े होते हैं, गाय से भी इंटरव्यू ले रहे हैं, भैंस से भी ले रहे हैं. एक ही क्वेश्चन, कैसा लग रहा है आपको? All these things are there. अभी देखो स्टेटमेंट साइंटिस्टों के क्या है. एक साइंटिस्ट ने कहा कि नथिंग इन इवोल्यूशन मेक सेंस एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ बायोलॉजी. इवोल्यूशन इज वेस्ट अगर आप बायोलॉजी नहीं जानते ना. नथिंग इन इवोल्यूशन मेक सेंस, दूसरे साइंटिस्ट का, एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ डोमेस्टिकेशन. ठीक है. अब तीसरे साइंटिस्ट ने कहा दोनों को मिला के, नथिंग इन इवोल्यूशन मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स, है ना. तो मुझे पहला वाला ज्यादा समझ में आया कि ऑल द थिंग्स इज नॉनसेंस एक्सेप्ट बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन. अगर इवोल्यूशन है तो बायोलॉजी है, बायोलॉजी है तो इवोल्यूशन है. तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज देयर कि फिटनेस थ्योरी, है ना, हाउ म्यूटेशन इन DNA and protein can make a person or organism or species more fit. तो वो पहले लोगों को समझ में नहीं आ रही थी. देन न्यूट्रल म्यूटेशन की बात होने लगी, है ना, अचानक से, कि यार अभी देखो बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं, नॉनसेंस, मिससेंस, फ्रेम शिफ्ट, साइलेंट. अब क्या हुआ? न्यूट्रल म्यूटेशन. व्हाट इज दिस? दिस इज, अब जैसे ही इसका कॉन्सेप्ट आया, सबको सही सही लगने लगा कि यस, नाउ वी आर कनेक्टिंग विद द बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन. सो म्यूटेशन कहते हैं, न्यूट्रल म्यूटेशन कहता है कि म्यूटेशन हैज नो फिटनेस इफेक्ट. मेरा पेन कौन घुमा रहा है? म्यूटेशन हैज नो फिटनेस इफेक्ट, इनविजिबल टू इवोल्यूशन, न्यूट्रलिटी, यूजुअली हार्ड टू कन्फर्म, है ना. ये कहते हैं कि वैसे तो म्यूटेशन यहाँ दिखाई नहीं देता, बट रियली दे आर मेकिंग सेंस बिकॉज दे आर मेकिंग ए स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म मोर क्लोज टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. सो दे आर सेइंग कि ये सारे म्यूटेशन किसी काम नहीं आते हैं एक्सेप्ट न्यूट्रल म्यूटेशन का. अगर ये म्यूटेशन होता है देन ऑर्गेनिज्म आर मोर एबल टू सर्वाइवल एंड रिप्रोड्यूस, मोर फिट अकॉर्डिंग टू. नॉनसेंस होगा तो पॉइंट म्यूटेशन होगा, ना, माने प्री मेच्योर स्टॉप कोडॉन, तो ऑल द प्रोटीन विल बी यूजलेस. नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन चेंज अमीनो एसिड, synonymous mutation do not change amino acid. Frame shift insertion or deletion of one or two nucleotides. Serine mutation non synonyms mutation. हाँ, missense. तो ये सारा हो गया. ठीक है ना. अभी समझ में आ गया कि व्हाट इज न्यूट्रल म्यूटेशन.
And why this was more useful? Because this mutation has no fitness effect. Negative नहीं था, negative direction में नहीं था. Every mutation was in the negative direction, but this was in the positive direction. Has a fitness, positive fitness effect, beneficial mutation. तो this was because of change at the DNA level. DNA level पे change बहुत सारे तरह के होते हैं, but very few of them are actually important at the evolutionary level. That was called as the molecular evolutionary change. है ना? इसको क्या क्या आ गया? Molecular evolutionary change in gene product, RNA, protein, polypeptide, amino acid. Overview of 4 classes of chromosomal mutation: deletion, duplication and deletion, inversion, reciprocal transformation. ठीक है. Degeneracy of genetic code, all you know, and there are 20 amino acids, but possible codon are 64. So 3 are converted into the stop codon, start or stop codon. तो ये देखो UAA, UAG, है ना, UGA or the stop codon, and AUG is the, है ना, start codon. तो what is the degeneracy of genetic code? मतलब आप थर्ड बेस को कोई भी चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. अमीनो एसिड विल बी सेम. ये कॉन्सेप्ट पता है ना सबको? सीजी, देखो सब में आर्जिनाइन को कोड करने वाले सारे कोड क्या है? सीजी सीजी सीजी. ओनली द थर्ड इज चेंजिंग एंड हैज नो इफेक्ट ऑन द कोडिंग ऑफ अमाइनो एसिड. दिस इज कॉल्ड द डिजेनरेसी. ठीक है, क्लियर? आई थिंक ऑल यू आर साइंटिस्ट, तो ये आपको पता ही होगा. अब ये देखो, यस सर. ये होमो है, ये चिंपैंजी है. दोनों का इवोल्यूशनरी लाइन देखोगे तो सेम है, बिहेवियर भी सेम है. आजकल लोग जो सेल्फी लेते हैं तो वो चिंपैंजी की तरह ज्यादा मुंह बनाना पसंद करते हैं. है ना? सच काइंड ऑफ फेसेस वेरी पॉपुलर इन द सेल्फी, है ना? तो मदर चाइल्ड यहाँ भी देखो दूध पीता है, सारे बिहेवियर सेम है कहने मतलब. अब अगर इसको क्लासिफिकेशन के लेवल पे देखोगे, then what you will find? And then now you are comparing what? Their proteins, है ना? प्रोटीन के आधार पे प्रोटीन में कितना मैचिंग है, कितना डिसिमिलरिटी है. तो now you can see the morphological similarity low, genetic similarity very high. तो अब कौन सा इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करोगे? You are not using the morphological similarity, rather than now you are using the genetic similarity. So this was find that कि from a sample of 11 protein representing 1271 amino acid, only 5 differ. केवल 5 का डिफरेंस है, 5 अमाइनो एसिड का डिफरेंस केवल चिंपैंजी में और ह्यूमन, राइट? तो डिस्टेंस बिटवीन ह्यूमन एंड चिंपैंजी इज वेरी लेस बिटवीन सिबलिंग स्पीसीज ऑफ ड्रोसोफिला. मतलब ड्रोसोफिला में भी काफी अंतर है, लेकिन ये चिंपैंजी और ह्यूमन का बहुत बहुत क्लोज है. आप देखोगे तो चिंपैंजी बहुत सारे हरकत करता है, इंटेलिजेंस वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है. सिर्फ 5 न्यूक्लियोटाइड की चेंज से हम क्या बन गए? मोर इवॉल्व चिंपैंजी. आफ्टर ऑल वी आर व्हाट? दीपांची हंसेगी. ठीक है, आफ्टर ऑल वी आर चिंपैंजी, है ना? चिंपैंजी. सिर्फ 5 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है. Yes. अगर कोई ज्यादा स्मार्ट बने, हाँ ज्यादा कोई स्मार्ट बने तो आप ये बट जस्ट मोर इवॉल्व्ड देन, ये शॉर्ट वीडियो बनाकर भी लोगों को सरप्राइज कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल यू आर चिंपैंजी, बट अब ये स्मार्ट तुम इसलिए हो क्योंकि 5 अमाइनो एसिड का डिफरेंस है. और अगर जो ज्यादा स्मार्ट बन रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि वो 5 वाले अमीनो एसिड के डिफरेंस भी तुम्हारे अंदर नहीं आए. इसलिए स्टिल यू आर ए चिंपैंजी. ठीक है, ये साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट भी है. एंड यस सर. so most protein that have been sequenced exhibit no amino acid difference. For example alpha globin, इनका सेम है बिल्कुल, है ना? तो अब जैसे डार्विन ने कहा था, उसी के आधार पे मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में देयर इज ए नेगेटिव सिलेक्शन एंड पॉजिटिव सिलेक्शन. ठीक है, तो नेगेटिव सिलेक्शन हमने डीडीटी वाला बेस्ट एग्जांपल है, वो याद कर सकते हो. नेगेटिव सिलेक्शन हमने क्या किया कि डीडीटी स्प्रे कर दिया. उसके पहले तो सारे ही सर्वाइव कर रहे थे, है ना? देन दिस इज ए काइंड ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन. प्यूरिफाइंग सिलेक्शन भी इसको वर्ड यूज कर सकते हो.
बट पॉजिटिव सिलेक्शन इज एडॉप्टिव सिलेक्शन एंड डार्विनियन सिलेक्शन इसको कह सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डार्विन सिलेक्शन के लाइन पे कौन सा है, दिस इज ए पॉजिटिव सिलेक्शन। आज एक लड़की है, उसको सबको क्वेश्चन ग्रुप में भेजा ही था हमने, वो वाला कौन सा वाला देखो में भी नहीं होगा पूरा सर, 2 साल में भी पूरा नहीं रखने होगा। के लिए पॉजिटिव सिलेक्शन 2 साल के लिए बोल दिया। अब हमारी बातों से किसी को Yes, और sir. हो जाए तो कुछ कर बैठे तो फिर मेरे नाम लेके मर जाएगी। यस सर। मैं फंस जाऊंगा। आजकल ये भी ध्यान रखना पड़ता है ना, छोटे लोग हम लोग, सोच के बोलना पड़ता है। यस सर। बट सर जो बायो का स्टूडेंट है और एमएससी पास आउट है, वो अगर ये सोच रहा है कि मतलब ऑफलाइन कोचिंग एंड मतलब उसके लिए तो बहुत इजी है ना ये समझना कि 2 साल से भी ज्यादा ही लगेगा। बाप रे, कहाँ से आती है ना इवोल्यूशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मल्टीपल इवोल्यूशन बहुत एंजॉय किया मैंने। मैं सुबह से इसी स्लाइड को एनालिसिस कर रहा था कि डार्विन ने क्या सोचा होगा, Yes, sir. कैसे बेनिफिशियल तक पहुंचे। उनको तो मल्टीपल पता भी नहीं था, है ना। तो ही वाज जस्ट ऑब्जर्विंग, खाली ऑब्जर्व करके इतना बड़ा कंक्लूजन निकाल लिया। तो नेगेटिव सिलेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑल यू नो दैट इज द डेल्टेरियस म्यूटेशन, है ना। तो अभी इंट्रॉन्स की बात अगर करें तो वो डेल्टेरियस म्यूटेशन का ही रिजल्टेंट है। इंट्रॉन्स, हिस्टोन, है ना, राइबोसोमल प्रोटीन, आरएनए पॉलीमरेज, हमने अभी सारा ये पढ़ चुके हैं हम लोग इसके बारे में। पॉजिटिव सिलेक्शन, व्हाई दे आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द इंक्रीजिंग फिटनेस, बिकॉज अगर एग्जाम्पल देखें तो अगर आप देखोगे तो मेल सीमेन की बात कर लो, दैट है ना। अब एक बड़ा ही यू कैन से स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन है कि देयर आर मिलियन ऑफ स्पर्म, राइट, लेकिन ऑल द स्पर्म्स आर नॉट ऑफ सेम क्वालिटी। जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो ओनली 1 स्पर्म आर एबल टू फर्टिलाइज, बाकी रेस्ट क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेमिनल प्रोटीन्स में, दैट इज यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशनल पर्पस, है ना, उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट देने के लिए हो जाते हैं। ये बात आपको पता ही होगा, राइट। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने जो सबसे फिट था, सबसे फिट वाला जो स्पर्म था, Yes, लगता है जो सबसे फास्ट रन कर रहा है, जो सबसे पहले रेस में पहुंच रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना, इसकी बात सबके लिए दरवाजे बंद। तो दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव सिलेक्शन, नॉट नेगेटिव। बेस्ट तो सेलेक्ट हो गया, बेस्ट का फर्टिलाइजेशन भी हो गया, बेस्ट से चिल्ड्रन भी आ गए, लेकिन बाकी जो थे यस सर। एंड डार्विन ने ऑफकोर्स उन्होंने भी एग्जांपल दिया था, लाइक डार्विन फिंच, रॉक पॉकेट माइस, एरिजोना, ये सारे एग्जांपल है, शायद आपको नहीं पता होगा बट ये डायग्राम से दिखा देता हूँ। कैलमॉडलिन पाथवे एंड इवोल्यूशन ऑफ एलोंगेटेड बीक मॉर्फोलॉजी इन डार्विन फिंचेज, ठीक है ना। तो कैलमॉडलिन पाथवे एंड इवोल्यूशन ऑफ एलोंगेटेड बीक मॉर्फोलॉजी। अब ये बीक की मॉर्फोलॉजी करो, देखो तो बर्ड तो सारे हैं, है ना, बट because of molecular changes in the level of calcium signaling that is controlled by the chymodulin protein, and that was the reason कि all their beaks were different, robust beak, है ना। robust beak रहेगा तो ज्यादा खाना खाएंगे, है ना। ये नेचर में 2006 में, मतलब अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 12-15 साल हुए इसको, है ना। यस सर। 15 साल हुए। आप देखो ये किसने ऑब्जर्व किया होगा, डार्विन ने तो नहीं, रिसेंट में किसी साइंटिस्ट ने ही ऑब्जर्व किया होगा। कैलमॉडलिन पाथवे एंड इवोल्यूशन ऑफ एलोंगेटेड बीक मॉर्फोलॉजी इन डार्विन फिंचेज। डार्विन की चीज को मॉलिक्यूलर लेवल से डिस्कवर किया कि स्लाइट चेंज Yes, sir. कैल्शियम सिग्नलिंग पाथवे, इन्होंने इतना इसको एफिशिएंट बनाया। जेनेटिक बेसिस ऑफ एडॉप्टिव मेलानिज्म इन पॉकेट माउस। माइस कितना तंग करते हैं, किसी घर में घुस जाए, अभी मेरे घर में घुसा हुआ था, ठीक है। हमने क्या हुआ था, कूलर था पिछले साल का, तो मेरी एक आदत है कि मैं नई चीजें ज्यादा नहीं खरीदता हूँ, अगर हमारे पास पुरानी है तो उसको रिपेयर करा के अच्छे से यूज करता रहता हूँ, है ना। तो बहुत ही प्यारा कूलर था, तो
मैंने उसको खरीदा था 6 साल पहले, तो मैं अभी तक रखा था उसके पास, उसको अपने पास। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहा चेंज करा लेंगे, थोड़ा किनारे पर रख दिया था। उसमें इतने माउस भर गए थे इतने चूहे भर गए थे। मैंने उसको सेकेंड हैंड बेच दिया। मैंने कहा ले जा भाई सारे चूहों को। तो अब कैलकुलेट कैसे करें? इज देयर एनी साइंटिफिक फार्मूला? तो आंसर इज यस, देयर इज ए साइंटिफिक फार्मूला, सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2 प्यूरिफाइंग द नेगेटिव सिलेक्शन। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूला के बेसिस पे देखते हैं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन 6 है ना, सिनोनिमस 6 है, नॉन सिनोनिमस 0 है। व्हाट इज द सिनोनिमस नॉन सिनोनिमस? ऑलरेडी एक्सप्लेन, फिर से दिखा देता हूं कि क्या डेफिनेशन थी, है ना। ये कोई चेंज नहीं होगा तो सिनोनिमस, अगर चेंज हुआ तो नॉन सिनोनिमस। तो कह रहे हैं सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन कितने हैं? 6, जहां पे कोई चेंज नहीं हुआ। एंड जो नॉन सिनोनिमस 0, मतलब देयर वाज नो नोटेशन। तो अब उसके रिजल्टेंट में हुआ कि नेगेटिव सिलेक्शन इज 0, है ना। नॉन सिनोनिमस को ऊपर रखेंगे, सिनोनिमस को नीचे रखेंगे। तो कितना हो गया? अब यहां पे देखो, सिनोनिमस 3, नॉन सिनोनिमस 3, तो ये हो गया रेशियो 1, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल सिलेक्शन। अभी समझ में आया आपको? 1 जितना तो नेगेटिव हुआ था उतना ही पॉजिटिव हुआ, मतलब नो चेंज वाला भी Yes, 3 था और चेंज वाला भी 3 था, तो उनका रेशियो 1 हो गया। इसलिए दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल, यस सर, न्यूट्रल, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल, न्यूट्रल सिलेक्शन। ठीक है ना? यस सर, न्यूट्रल। सर ये तो वैसे ही हो गया ना, जैसे हम कोई भी चीज बैलेंस करते हैं, तो जैसे हम वे करते हैं तो दोनों साइड अगर सेम होता है तो फिर सिनोनिमस न्यूट्रल हो हुआ, जाता कुछ भी नहीं हुआ, है ना। और नॉन सिनोनिमस मतलब म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन जो हुआ दैट वाज मोर फिट, इसलिए उनका रेशियो उतना ही हुआ, मतलब 3 चेंज होने के थे लेकिन नहीं हुए, लेकिन 3 चेंज हुए एक्स्ट्रा, तो दैट मेकिंग मोर फिट, दैट्स व्हाई दिस रेशियो इज बिकम द न्यूट्रल। कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मोर पॉजिटिव कब आया? व्हेन द रेशियो वाज 5, रेशियो वाज 5 मतलब 5, रेशियो 5 कैसे हुआ? सिनोनिमस 1 रहा, नॉन सिनोनिमस ज्यादा हो गया, है ना, तो वो 5 सर पॉजिटिव। आज की स्लाइड में मैंने कहा था ना, बहुत मजा आया, ना पॉजिटिव रहोगे पढ़ने के बाद पॉजिटिव है ना। तो सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन नॉट ऑलवेज न्यूट्रल। तो सिनोनिमस ऑलवेज नॉट न्यूट्रल, बट समटाइम इफ देयर इज न्यूट्रल दे आर कैरिंग द बेनिफिशियल थिंग्स। तो इसको हम देख सकते हैं, देयर आर सम एग्जांपल, डिफरेंट कोडॉन फॉर द सेम अमीनो एसिड, जैसे डीजेनरेसी की बात हम कर रहे थे, है ना, कि देयर में बी 2 कोडॉन्स में बी सेम, है ना, दैट इज कोडिंग द सेम अमीनो एसिड, थर्ड में भी चेंजिंग। तो बट इससे क्या हुआ कि कोडॉन बायस, ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज कोडॉन बायस, 2019 का क्वेश्चन है, देख लेना। कोडॉन बायस के बारे में पूछा था कि क्या है ये और उसका क्या बेनिफिट है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द कोडॉन बायस, ठीक है। ठीक है जी। ट्रांसलेशनल एफिशिएंसी, कोडॉन बायस, RNA stability and correct folding of secondary structure, RNA editing, protein folding, exon splicing, regulatory motif, binding site for microRNA, and RBP, प्रोटीन फोल्डिंग, RBP, है ना। मतलब कोडॉन बायस क्या है? थर्ड डीजेनरेसी वाली जो प्रॉब्लम थी वो, दैट इज कोडॉन बायस, कि 2 कोडॉन्स आर सेम, तो देन दे आर गोइंग टू कोड द 1 amino acid, but they are called as the bias, means third one can be changed. So RNA stability is more, correct folding of secondary structure, RNA editing, protein folding. अब एक तरह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो, है ना, मोर एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आई कैन से, जो आपने पढ़ा होगा उससे ज्यादा एडवांस पढ़ रहे हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पहले वो चीजें पढ़ ले जो हमने नहीं पढ़ी है, जो मेरे लेवल का है, मतलब जो एक प्रोफेसर लेवल का समझा सकते हैं। बाकी जो तुमने पढ़ी है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी,
रेप्लिकेशन है ना, ट्रांसलेशन, वो आराम से तुम पढ़ सकते हो। थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो हम प्रोवाइड करा देंगे, है ना, ताकि आप इजीली देख सको। तो नाउ यू कैन सी कोडिंग सीक्वेंस डिटर्मिनेंट्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन ई कोलाई, राइट। सो ए सिंगल चेंज इन कोडान, दे आर सेइंग कि अगर कोडान चेंज हो जाए तो कितना ज्यादा फर्क पड़ता है जीन एक्सप्रेशन पे। नाउ यू कैन सी दिस इज द आरबीएस, दिस इज द राइबोसोम एंड दिस इज द पिन फॉर्मेशन, है ना, हेयर पिन फॉर्मेशन, हेयर पिन लूप फॉर्मेशन। तो ये लूप फॉर्मेशन में अगर आपने ये चेंज कर दिया कुछ कोडिंग में, देन यू कैन सी, है ना, यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाया। सेकेंड वाला क्वेश्चन एंड इसमें देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फर्स्ट डायग्राम दे आर करेक्ट और एवरीथिंग इज करेक्ट, बट थोड़ा सा चेंज हुआ तो यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम आ गई। राइबोसोम इज नॉट एबल टू बाइंड द आरबीएस साइट, आरबीएस साइट को ही बाइंड नहीं कर पाया तो हमारे ट्रांसलेशन अबॉर्टेड। यहाँ पे भी करेक्ट था और यहाँ भी करेक्ट था। ये कह रहे हैं कि कोडिंग सीक्वेंस डिटर्मिनेंट्स ये इफेक्ट, है ना, इफेक्ट जीन एक्सप्रेशन इन ई कोलाई। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज था, इसको कहेंगे सिनोनिमस कोडॉन इन्फ्लुएंस, सिनोनिमस कोडॉन इन्फ्लुएंस ओवर द एमआरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर जीन एक्सप्रेशन बाइंडिंग। ठीक है बच्चों, हेलो, आज इतना मजा आ रहा है ना मुझे पढ़ाने में भी। यस सर, आई कैन नॉट फील माई एक्सप्रेशन, है ना। यस पेपर सर, भी डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं कभी ईश्वर ने बनाया कि अगर मैं एचआरडी मिनिस्टर बन गया तो मैं पहला सीएसआईआर के एग्जाम ही हटा दूंगा। मैं क्या रखूंगा, पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर पढ़ के आओ, अपना यूनिक आइडिया दो, जो यूनिक आइडिया देगा उसको हम बिना किसी एग्जाम के फेलोशिप देंगे। रिसर्च करो, उससे क्या होगा कि टैलेंट आएगा सामने, साइंटिफिक टैलेंट आएगा। मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट नहीं आएंगे कि जो एग्जाम मैनेज कर रहे हैं। यस सर, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, टैलेंट आएगा, टैलेंट आएगा तो देश हमारा सुरक्षित रहेगा। अब जैसे वैक्सीन में अगर जो आप सोच रहे हो कि जाइडस कैडिला सीरम में साइंटिस्ट रखे होंगे तो वो उस कैटेगरी के नहीं होंगे, रिजर्व कैटेगरी के नहीं होंगे ऑब्वियसली, है ना। वो कैटेगरी के होंगे जिन्होंने स्ट्रगल करके वहां तक वो पहुंचे हैं नॉलेज लेके। एम आई राइट और रॉन्ग बताओ। तो उन्होंने 1 महीने में वैक्सीन बना दी, है ना, 1 महीने में, हाँ, वैक्सीन बना दी। यस तो सर, एक सर सही बोल, कम्युनिटी के बंदे को ना, यस सर, पूरे वर्ल्ड सर में अमेरिका बाकी भी सब पीछे ने हो गया। कितना टाइम लगा रसिया दिया। में भी पहले जो स्पुतनिक आई थी उसमें काफी डेथ हुई थी, तो उन्होंने फिर दोबारा कैंसिल करके फिर दोबारा ट्रायल शुरू किया। ट्रायल में ही फेल हो रहे थे, बन ही नहीं रहा था। यहाँ के लोगों ने पहली बार में बना दिया। क्लिनिकल ट्रायल भी पास हो गए और पूरे वर्ल्ड को बेच भी दिया। ये देखो, है ना, सबसे मजेदार। और वो वाला सबसे अच्छा इवेंट मुझे लगा था जो फेल हो गए थे, बट उन्होंने मार्स पे अपना इस साल नहीं भेजा था, पिछले साल भेजा था इसरो वालों ने, है ना, मंगलयान, मंगल मिशन। वो बिल्कुल, वो एक्चुअल में मुझे बाद में पता चला कि अमेरिका के साइंटिस्टों ने खुराफात की थी वहां पे। जब स्पेस में हमारा पहुंचा और उतरने वाला था, है ना, तो उनका पहले से एक प्रेजेंट था, वो तो सारा रिमोट से चलाते हैं, तो उसको पाथ से डिफ्लेक्ट करा दिया था अमेरिका के साइंटिस्टों ने अपना, हमारे यहाँ के, कि इनका ये ना हो जाए कि मतलब ये बहुत ही एडवांस लेवल के साइंटिस्ट, है ना। बट वहां से वो जाके फेल होने के बाद भी उसने बहुत सारी फोटो भेजी मंगलयान में, हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट ने बनाया था। दैट वाज वेरी गुड। अभी पेपर, ये सिर्फ पेपर मैं इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूं आपको कि आप देखो इस पे कितनी डिस्कवरीज हुई हैं, कितना लोगों ने अभी हाल में काम किया है। रिसेंट पेपर से है साइलेंट पॉलीमॉर्फिज्म इन एमडीआर। एमडीआर की बातें तो अभी 3-4 साल पहले से लोगों ने करनी शुरू करी है ना, कि when they are finding, इसमें इंडियन भी हैं, देखोगे आप तो 1-2 इंडियंस भी हैं जिन्होंने ये डिस्कवर किया है कि साइलेंट पॉलीमॉर्फिज्म इन द एमडीआर जीन चेंजेस सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी,
कि जरा सा चेंज हुआ है तो एमडीआर में जो इतना पावरफुल है कि दे आर गोइंग टू रेजिस्ट एनी ड्रग, तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ a single change, single gene change, and that is going to change the substrate specificity, and that's why they are more powerful. So this was called as the rare codon influence, है ना, इनको क्या कहा गया, rare codon influence. तो आपको पता ही है कि SNPs are more powerful tool, है ना, SNPs are very powerful tool. अगर आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिफरेंस करना चाहते हो, मान लो अर्चिका है और विपांची है, अगर मैं कहूं कि 2 पर्सन में डिफरेंस है मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो हाउ आई कैन से दैट, मैं कैसे कह सकता हूं, बता सकते हो, बेस्ड ऑन द विच मॉलिक्यूलर टूल, विच मॉलिक्यूलर मार्कर, नहीं SNP, MDR, SNP एक हाँ सिंगल न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज होगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, और अगर आप जेल रन कराओगे तो वो डिफरेंस आपको मिल जाएगा. तो बेस्ड ऑन द SNP चेंज, है ना, यू कैन आइडेंटिफाई कि विच वन इज अर्चिका, विच वन इज विपांची. और यही चीज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पैटर्न में आपको काम आती है. जब डिस्प्यूट होता है पैटर्नल, है ना, पैटर्नल डिस्प्यूट कहते हैं ना कि भाई इनका चाइल्ड है, इनका हुआ है, तो वो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के रेफरेंस पे होता है, एक मदर से मैच कर रहा होता है बच्चे का और एक फादर से. तो जब वो मदर का भी मैच कर जाए बच्चे में, फादर का भी मैच कर जाए, दोनों मैच कर जाए, देन वी आर सेइंग कि ये चाइल्ड तो इन्हीं का है. और अगर डिफर कर जाए तो इसको कहते हैं SNP पॉलीमॉर्फिज्म. क्या बोलते हैं, SNP पॉलीमॉर्फिज्म या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. तो ये जो चेंज हुआ सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज, they are not going to produce any altered codon sequence, rather than they are going to change substrate specificity. इनकी वजह से क्या हुआ, जैसे थर्ड कोडॉन बता नहीं रहे थे, डिजेनरेट है कि भाई आप 2 रखोगे तो अर्जिनाइन ही आएगा, लेकिन तीसरा कोई भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ रहा है, इसीलिए इसको कहा गया रेयर कोडॉन. यहाँ पे जरा सा चेंज हुआ थर्ड कोडॉन, तो अमाइनो एसिड तो वही रहा, लेकिन उसकी जो स्पेसिफिसिटी थी थोड़ी स्ट्रांग हो गई. नहीं समझे, बात समझ में नहीं आई लग रहा है. जैसे मान लो मैंने कहा AG, AG 3 है ना, 3 है, एंड ऑल दे आर कोडिंग फॉर अर्जिनाइन सपोज, लेकिन हमने यहाँ C कर दिया, यहाँ पे G कर दिया, यहाँ पे U कर दिया, ऑल दे आर कोडिंग फॉर अर्जिनाइन. लेकिन अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो AGU वाला था, राइट, दिस वाज द मोस्ट एफिशिएंट अर्जिनाइन, और यही अर्जिनाइन यहाँ का AGC का जो था वो लीस्ट एफिशिएंट था. Yes, sir. तो बिकॉज ऑफ चेंज इन द थर्ड कोडॉन देयर वाज नो चेंज इन द अर्जिनाइन, अर्जिनाइन रहा, बट उनकी इफेक्टिवनेस चेंज हो गई. तो दिस वाज कॉल्ड एज द SNP पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ. Yes, sir. सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से कितना फर्क पड़ा, जो MDR की सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी थी वो पूरी की पूरी चेंज हो गई. दैट रिफ्लेक्ट टू द मॉलिक्यूलर फिटनेस, न्यूट्रल इवोल्यूशन. सर इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, जैसे मतलब हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, वो अकेली उतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसके साथ हमने अलग अलग सब्स्टिट्यूट ऐड करके वो पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए उसकी एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते. पैरासिटामोल मैंने लिया, पैरासिटामोल आपने भी लिया, ठीक, तीनों ने तो सेम ड्रग ली, सेम ही फार्मूले के लिए, लेकिन आपको ना फीवर उतरा, मेरे को 2 दिन में उतर गया और विपांशी को 24 घंटे में उतर गया. तो व्हाट यू विल सी, तो हमारे अंदर प्रोटीन वही है रिस्पॉन्ड करने वाली, बट एफिशिएंसी डिफरेंट, और आप में एफिशिएंट नहीं थी. हाँ, इसको कहते हैं सिनोनिमस पॉलीमॉर्फिज्म, दैट अफेक्ट्स द टाइमिंग ऑफ फोर ट्रांसलेशनल फोल्डिंग. किसी में फोल्डिंग अच्छे से हो गई, किसी में अल्टर्ड फोल्डिंग हो गई, किसी में बिल्कुल बेकार फोल्डिंग हुई. ये चेंज होने से एमडीआर में ये अच्छे से इफेक्ट आया. तो दैट वाज रिलेटेड टू द अल्टर्ड ड्रग बिहेवियर.
इसी को कहा गया न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। अब समझ में आया? मैंने 2-3 तरीके से बताई व्हाट इज न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ये मोटू का काम था मोटू किमुरा, जिन्होंने ये इतना गहराई में जाके इसको समझा, राइट? यस एक्चुअल में दो तो ठीक है, 2 अमीनो एसिड सेम है, अमीनो एसिड भी सेम है, बट एक न्यूक्लियोटाइड चेंज से तो देयर वाज नो इफेक्ट ऑन द एक्चुअल अमीनो एसिड, है ना, बट उनकी एफिशिएंसी चेंज हो गई। इतने गहराई तक बात कहा मोटू किमोरा ने, उनको नाम दिया एडवांस न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। अभी समझ में आया अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, आई एम श्योर, ठीक है ना? हाँ, तो अभी इसको याद भी हो जाएगा, आप रिवाइज भी नहीं करोगे तो दिमाग में चढ़ा रहेगा, है ना? तो ये कहते हैं कि मेनी म्यूटेशंस इन द सीक्वेंस ऑफ जीन। हाँ मोटू सर, स्पेशली इसके नाम से, डू नॉट प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन। हाँ, तो कहते हैं पहला पॉइंट इन्होंने कहा, 2 पॉइंट में समराइज किया अपनी चीजों को। 2 ऑब्जर्वेशन, मोस्ट नेचुरल पॉपुलेशन, न्यूट्रल नहीं है, सॉरी न्यूट्रल नहीं है, नेचुरल। ये कहते हैं मोस्ट नेचुरल पॉपुलेशन हार्बर हाई लेवल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। लेकिन इफ नेचुरल सिलेक्शन वेयर द इवोल्यूशनरी फोर्स, राइट, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन, तो इसको कहा गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या कहा गया? जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट था पहले से, तो इन्होंने कहा कि जो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रही है किसी भी इवोल्यूशन, किसी भी स्पीसीज में, दैट इज बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, राइट। लेकिन जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन इज द ओनली फोर्स, इवोल्यूशनरी फोर्स, एंड नेचुरल सिलेक्शन इज द ओनली इवोल्यूशनरी फोर्स, सॉरी, नेचुरल सिलेक्शन इज द ओनली इवोल्यूशनरी फोर्स जो कि डिसाइड करेगी कि ये जेनेटिक ड्रिफ्ट एडवांटेजियस है या नहीं एडवांटेजियस है, राइट, इन ए पॉपुलेशन। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा? सेकेंड पॉइंट कहा कि राजलक्ष्मी गई तो नहीं आज? ओहो, आज राजलक्ष्मी को समझ में आ रहा है अदरवाइज रोज चली जाती थी चुपके से। तो मेनी म्यूटेशन इन सीक्वेंस ऑफ जीन डू नॉट अल्टर द प्रोटीन, वर्चुअली ऑलवेज ट्रू फॉर सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन, सम टाइम ट्रू फॉर नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इफ प्रोटीन फंक्शन इज नॉट अल्टर्ड बाय म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन की वजह से फंक्शन नहीं चेंज हुआ, देन दैट एलेलिक वेरिएंट, ओके, that allelic variant that result from the mutation is unlikely to be influenced by the natural selection। मतलब नेचुरल सिलेक्शन का उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होगा, कोई भी निगेटिव इफेक्ट होने के चांसेस नहीं। ये कब होगा? when there is a very few non-synonymous substitution as compared to synonymous substitution। इसीलिए उन्होंने रेशियो बनाया, नॉन सिनोनिमस वर्सेस सिनोनिमस का। एंड व्हाट इज द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन? ये शायद एक्सप्लेन कर लिया मोटू का। मेजॉरिटी इवोल्यूशनरी चेंज दैट माइक्रोमॉलिक्यूल अंडरगो रिजल्ट फ्रॉम रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो वो टर्म आ गया ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, एंड मच ऑफ द वेरिएशन विद इन स्पीसीज रिजल्ट फ्रॉम रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। चलो हो गया। किमरा डेवलप्ड मैथमेटिकल मॉडल showing the rate at which neutral substitution accumulate is a function of mutation rate। ये याद रखना इंपॉर्टेंट, म्यूटेशन रेट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशन के। न्यूट्रल सब्स्टिट्यूशन will accumulate is directly proportional to mutation rate, not the selection force। By this theory, level of molecular variation in genome are strongly influenced by balance between mutation which generate variation and the genetic drift which can eliminate it। हे भगवान। तो दिस वाज द मोटू कॉन्सेप्ट, है ना। जापानीज थे मुझे लगता है, या कोरियन थे, कुछ देखना पड़ेगा मुझे किस कंट्री के थे, बड़ा मुझे इंटरेस्ट आ गया। एंड द रेट ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन इज इक्वल टू न्यूट्रल म्यूटेशन रेट दैट गिव राइज टू कॉन्सेप्ट ऑफ, अब यहां से आया एक नया टर्म, एंड दैट टर्म वाज मॉलिक्यूलर क्लॉक। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर क्लॉक? मॉलिक्यूलर क्लॉक इज रिलेटेड टू द न्यूट्रल म्यूटेशन रेट। अगर न्यूट्रल म्यूटेशन रेट इज
जापानीज थे ना? सर ये जापानीज जापानीज लोग आज थे। भी बड़े जीनियस हैं। हाँ, यस जापान सर, के लोग, इजराइल के जापानीज लोग, जानती हो हर साल नॉमिनेट होता है कोई ना कोई इजराइल का बंदा नोबेल प्राइज में, हर साल। आज ये 10 साल से 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ, उनका नंबर 1 ट्रेंड रहता है नोबेल प्राइज में। किसको? सर इंडियन को मिलता नहीं है ना वो नोबेल तो प्राइज लॉबी इंडियंस को मिलता है जब वो अमेरिका में रहते हैं। को सर, इंडियन को। हाँ सर, वैसे हाँ, तो रामाचंद्रन इंडिया में प्लस रहेगा का तो तो नहीं कुछ नहीं मिलेगा, मिला ना, उनको भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। क्योंकि इंडिया की आइडेंटिटी क्या है? देखो, लोगों में इमेज आपकी कैसी बनती है आपकी बातों से। इंडिया के लोग ज्यादातर मतलब साइंस की तो कोई बात ही नहीं करता है ना। अगर आप देखो 365 डेज मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स, कोई भी ऐसा अब्दुल कलाम को छोड़ के नेता नहीं था, है ना, जिसको कि अब जैसे अब्दुल कलाम आए तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की आइडेंटिटी चेंज होने लगी थी। कैन यू बिलीव दैट? है ना, पूरे वर्ल्ड में अचानक से चेंज आने लगा कि अरे भाई यस सर, इंडिया तो अब साइंटिफिक हो गया। इंडिया अभी क्या है, ये लोग मानते हैं कि ये सब पैदल हैं, गंवार टाइप के हैं, आके नेता बन गए हैं गुंडागर्दी के बल पे। दिस इज फैक्ट। इसलिए इंडिया की आइडेंटिटी जो एडवांस कंट्रीज में वो अभी भी देखो फेल हो रही है ना, क्योंकि साइंटिफिक लोग नहीं है ना, तो उनके पास वो टेम्परामेंट नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं है, वो एडवांस बातें नहीं कर सकते। वो किसी पट्टी बातें 1972 की बातें करेंगे, 1965 की बातें करेंगे, है ना, वो उसी में उलझे रहेंगे। तो अभी तुमको तो मेरे एक अगर आप लोग एंड सर इंडिया में सर जहाँ टैलेंट है उसको वहां मार पे डालते वो हैं, टैलेंट उस चीज को आगे जाने ही नहीं देते। इसलिए जहाँ पे जो टैलेंट है अगर वो अब्रॉड निकल गया तभी उनको कुछ रिकॉग्निशन मिल पाती। हाँ, अदरवाइज यहाँ पे अभी हाँ सर, क्या बातें कर रहा था, भूल गया। हाँ, अभी एंजेला मार्केल जानती हो ना, जर्मनी की चांसलर है, ठीक? आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में? एक लेडी है एंजेला मार्केल, दैट इज द चांसलर ऑफ जर्मनी। वहां पे कॉन्सेप्ट अलग है जर्मनी में। यहाँ पे जैसे प्रधानमंत्री सब कुछ होता है ना, तो जर्मनी में राष्ट्रपति सब कुछ होता है, प्रधानमंत्री जैसा कोई चीज नहीं होता, वो क्लर्कियल लेवल का है वहां पे पोस्ट। आप समझ रहे हो? तो सी इज वेरी जीनियस लेडी एंजेला मार्केल, है ना। उनको कोई जेट प्लस की सुरक्षा नहीं है, अकेले चलती है, मेट्रो में चलती है, स्कूटी चलती है, सब्जी खरीदती है। मतलब यहाँ पे जैसे वीआईपी कल्चर क्यों दिया गया? क्योंकि गुंडे बैठे हैं ना टॉप लेवल पर, उनको तो कोई भी जान से मार देगा है ना, ढूंढते रहते हैं लोग, मिल जाते उसको जूतों मारे। तो इसलिए सिक्योरिटी चलती है कि इनको कहीं मार न दें सब। हाँ, वो दिन रात वही काम ही करते हैं, क्योंकि गलत ही काम करते हैं ना सर, तो मार तो गलत पड़ेगी। बोलना, गलत उठना, गलत मतलब किसी न किसी को नुकसान ही करने में लगे रहते हैं, अपने फायदा छोड़ के बाकी सबको नुकसान करो। ये उनकी पॉलिसी होती है, क्योंकि एटीट्यूड गलत है। तो एंजेला मार्केल वाज विजिटिंग ए साइंटिफिक प्लेस इन द जर्मनी। आपने सुना होगा, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं जाके वहां रिसर्च करूं, लेकिन शायद गॉड को मंजूर नहीं था, तो मैं नहीं जा पाया। कैन यू टेल मी दैट प्लेस? जर्मनी का एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जहां से वैक्सीन की शुरुआत हुई, पास्चर इंस्टीट्यूट, है ना, और लुइस पास्चर के नाम पे वहां पे इंस्टीट्यूट बना। वो दुनिया में सबसे एडवांस इंस्टीट्यूट है वो वैक्सीन की डिस्कवरी में। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वहां पे पेपर लिखूं। एक्चुअल में मेरे जैसे कहते हैं ना, तो टैलेंट को दबाना, तो मेरे अपने टीचरों ने ही मुझे मिसगाइड किया, दबाया, जो नॉन टैलेंटेड थे उनको ज्यादा आगे बढ़ाया। तो वो सारे प्रॉब्लम है इंडिया में, है ना। मेरे पेपर बहुत अर्ली में छप गए थे, बहुत अर्ली स्टेज में, तो वो जलन होने लगती है सबको, वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि एंजेला मार्केल वाज विजिटिंग, एंड देन जब उन्होंने देखा कि सच ए ग्रेट डिस्कवरी वाज देयर, है ना, राजलक्ष्मी गॉन, तो उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी बोली कि नाउ जो कोरोना के बाद का जो इरा आएगा, है ना, तो उसी कंट्री, वो कंट्री लीड करेगी जहां पे साइंटिस्ट टॉप पोजीशन पे होंगे। दैट वाज द एक्चुअल वर्ड ऑफ द एंजेला मार्केल वाज कि नाउ द टाइम हैज कम व्हेन ऑल द रिसर्च साइंटिस्ट, है ना, डिस्कवरर शुड लीड द नेशन। बात समझ गए क्या कहा था उन्होंने?
मतलब अब वो जो कन्वेंशनल पैदल आदमी जो बन रहे हैं टॉप लेवल पे, दे कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, है कि नहीं? बात मानते हैं इस बात को कि अगर कोई साइंटिफिक बंदा होता आज टॉप लेवल पे, तो उसने आज सबको वैक्सीनेशन करा दिया होता, फुल जैसे अमेरिका करा दिया फटाक से। वहां पे मास्क कट गया, वहां पे कॉलेज खुल गए, स्कूल खुल गए। उसकी सबसे पहली स्ट्रेटजी होती है दिन रात लग के सब काम रोक के पहले वैक्सीन लगवाओ, पकड़ पकड़ के वैक्सीन लगवाओ घर में घुस घुस के वैक्सीन लगाओ, ना कि वेंटिलेटर की व्यवस्था करो, ऑक्सीजन के लिए हल्ला हो रहा है ना? तो इसलिए एंजेला मर्केल ने बहुत ही बड़ी बात कही, नाउ द टाइम हैज कम व्हेन देयर इज अ साइंटिस्ट हू लीड द नेशन। और वो दिन आएगा, वो दिन बहुत जल्दी आएगा कि जब कोरोना से सारे ये राजनेता मर जाएंगे देन दैट टाइम विल कम। माइकल क्लार्क की अपने स्टार्ट करी है, दिस इज मोस्ट एडवांस कॉन्सेप्ट। अभी आप स्टे बने रहो, क्योंकि मजा आ रहा है पढ़ाने में, तो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको जाने का मन करेगा देन आई विल स्टॉप। तो न्यूट्रलिस्ट सेलेक्शनिस्ट डिबेट होने लगा है ना। तो कुछ लोग कहते थे कि नहीं, न्यूट्रल थ्योरी इज नॉट करेक्ट, सिलेक्शनिस्ट थ्योरी होनी चाहिए, बट इसमें मॉलिक्यूलर क्लॉक का कॉन्सेप्ट फिट नहीं हो रहा था। मतलब यू कैन नॉट क्लासीफाई स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन न्यूट्रल थ्योरी के आधार पे नाउ इजिली यू कैन मेक द दैट इवोल्यूशनरी है ना एडवांसमेंट की कैसे हुआ। तो वो एडॉप्टिव म्यूटेशन की बात करता था न्यूट्रल थ्योरी, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द SNP चेंज, है ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज की बात करते थे, उस तरह की पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते थे, है ना, एंड मॉलिक्यूलर क्लॉक। तो इसलिए बाकी सारे फेल हो गए, एंड देन अल्टीमेटली दिस न्यूट्रल थ्योरी वाज adopted and the new term was evolved as a molecular clock. And what was the, अभी मेरे ख्याल से बहुत ही कम स्लाइड बची है, evidence supporting neutral evolution, pseudogene, है ना, dead gene that have no function, no fitness, synonymous codon position, and gene that have important functions will evolve slower. तो अब ये बस प्रेजेंटेशन ही रहेगी थोड़ी सी, एविडेंस रेस्पॉन्स। हीमोग्लोबिन का देखो चेंज, हीमोग्लोबिन का चेंज अगर आप देखोगे तो दिस इज बेस्ड ऑन SNPs, है ना, मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस टाइम व्हाइट से है और ब्लैक फॉसिल से है। तो फॉसिल वाले में देख रहे हो उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है, ब्लैक वाले में। ब्लैक लाइन देखो ग्राफ के बीच में, बैबून, क्वेल, है ना, कहीं बहुत दूर है, कहीं बहुत नजदीक है। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस टाइम देखोगे दे आर वेरी क्लोज टू, बहुत कंसिस्टेंस जा रहा है ना, व्हाइट वाली लाइन अगर आप देखोगे तो, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि फॉसिल वाला तो 6 लोग पहले कार्बन डेटिंग टेक्निक से करते थे तो आइडेंटिफाई कि क्या उनका टाइम स्केल रहा, बट नाउ मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस टाइम इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू फॉसिल डाइवर्जेंस टाइम, एंड दिस वाज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस? दे आर सेइंग कि टाइम के साथ जीन चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। टाइम के साथ विद टाइम देयर इज ए जेनेटिक ड्रिफ्ट, एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडॉप्टिव चेंजेस, एंड दैट वाज कॉल्ड एज द जीन क्लॉक। और जीन क्लॉक चूंकि टाइम के साथ चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली दिस विल बी वेरी एक्यूरेट इन द टर्म ऑफ इवोल्यूशनरी क्लॉक। तो मॉलिक्यूलर हाइपोथेसिस 4 पार्ट में है, दैट इज यू कैन रीड। सेकंड पॉइंट में स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट वाला तो टेक्निक के ऊपर कहता है कि म्यूटेशन रेट एंड दैट अफेक्ट बायोमॉलिक्यूल एंड दैट कैन बी हेल्पफुल इन डिड्यूसिंग द टाइम इन प्री हिस्ट्री एंड हाउ द लाइफ डाइवर्स। अमाउंट ऑफ जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंसेस इज फंक्शन ऑफ टाइम्स इन सेपरेशन, rate of molecular change is constant to predict time of divergence. It is sometimes called a gene clock or evolutionary clock. तो ये आउटलाइन है हाउ यू कैन एस्टिमेट अंडर मॉलिक्यूलर क्लॉक। यू हैव टू एस्टिमेट द जेनेटिक डिस्टेंस, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आज यही खत्म कर रहे हैं कि जेनेटिक डिस्टेंस बनाना, एंड देन कैलिब्रेटिंग पॉइंट, सोर्स ऑफ एरर। मैं आप दिखाते हैं, ये फार्मूला है, कल बताएंगे। अब इसको आता कैसे, इसी को कहते हैं फाइलोजेनियन टैक्सोनॉमी, और इसी की हेल्प से बनता है फाइलोजेनेटिक ट्री। ये जो आप देखते हो ना, ये वाला है ना, जिसको कि आता है CSIR में, है ना, कि क्या रिलेशन है, सिस्टर टैक्सा कौन सा है, बेसल टैक्सॉन कौन है, रूट कौन सा है, एंसेस्ट्रल कौन सा है। तो दिस वाज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस, दैट वाज कॉल्ड द फाइलोजेनेटिक
ट्री, है ना, इसी को टैक्सॉन कहा गया, एंड दैट वाज रिलेटेड टू द एंसेस्ट्रल डिस्कवरी। अब ये देखो ट्रेडिशनल इस तरह का आ रहा था, ह्यूमन चिंप, चिंप में ह्यूमन में कोई वो नजर नहीं आ रहा, लिंक नजर नहीं आ रहा है, देखो, है ना, ट्रेडिशनल वे में चिंप गोरिल्ला को साथ में दिखा रहे हैं, बट चिंप का ह्यूमन से रिलेशन यहाँ पे आया मॉलिक्यूलर में, एकदम क्लियर, है ना। दिस इज द इफेक्ट ऑफ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस इन डीएनए सीक्वेंस। तो ट्री बिल्डिंग कैसे होती है वो कल बताएंगे, टूल्स कौन सी यूज होती है वो भी कल बताएंगे, है ना। ये टूल्स हैं मैक्सिमम पार्सिमोनी मेथड, डिस्टेंस, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, बाइसियन मेथड्स, है ना। तो पार्सिमोनी मेथड में थोड़ा सा है, कैसे ट्री बनाते हैं, डिस्टेंस कैसे यूज करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं CCR में, है ना। जैसे 1 to 1 to 4 आया तो कैसे होगा वो कल मैं आपको सिखाऊंगा। आज मैं आपको थैंक यू बोल देता हूँ, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट सर। थैंक यू सर।